हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। हम लोग यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें जो कि यूपी टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो यूपी टेट की प्ले बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ए है अनुप्रयोग, बी है विश्लेषण, सी है संश्लेषण, डी है मूल्यांकन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन है। ब्लूम ने सीखने के 3 उद्देश्य दिए हैं। ब्लूम ने सीखने के 3 उद्देश्य दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक दिया है भावात्मक, पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष पहला है। दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। ब्लूम और इनके सहयोगियों ने मिलकर ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण भी किया है, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष को 1956 में ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया है। 1956 में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। भावात्मक पक्ष का 1965 में ब्लूम, क्रॉथवेल और मसियाने ने किया है। भावात्मक का 1965 में ब्लूम ने किया है, क्रॉथवेल ने और मसियाने ने किया है, ठीक है। मसियाने ने भावात्मक पक्ष का 1965 में, जबकि ज्ञानात्मक पक्ष का ब्लूम ने किया है 1956 में, ठीक है। और क्रियात्मक पक्ष का किसने किया है? क्रियात्मक पक्ष का किया है 1969 में सिम्पसन ने। किसने किया? सिम्पसन ने, ठीक है, 1969 में। तो ये हो गए सीखने के 3 पक्ष जो है ब्लूम ने दिए हैं, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत इन्होंने वर्गीकरण किया है, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ब्लूम ने क्या वर्गीकरण किया है देखते हैं। पहला क्या है? पहला स्तर ज्ञान है, दूसरा बोध है, तीसरा अनुप्रयोग है और चौथा जो है विश्लेषण है, पांचवा संश्लेषण और छठवां मूल्यांकन है। लास्ट वाला स्तर क्या है? मूल्यांकन है, ठीक है। पहला क्या है? पहला है ज्ञान है, ठीक है, पहला ज्ञान है, ये पहला है। दूसरा बोध है, ये बोध है। तीसरा क्या है? अनुप्रयोग है। चौथा विश्लेषण है। पांचवा संश्लेषण है और छठवां क्या है? मूल्यांकन है। तो लास्ट स्तर क्या है? कौन सा है? इसमें मूल्यांकन है। तो वही पूछ रहा है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? मूल्यांकन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी मूल्यांकन है, ठीक है। और बोध का भावात्मक पक्ष का भी वर्गीकरण किया है। किसने किया है? ब्लूम, क्रॉथवेल और मसियाने ने किया है। कौन कौन सा? तो पहला है, इसके अंतर्गत आता है अनुग्रहण, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा है संगठन या व्यवस्थापन और पांचवा है विशेषीकरण या चरित्रीकरण, ठीक है, विशेषीकरण है, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत 5 आते हैं: अनुग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और विशेषीकरण, ठीक है, जिसे 1965 में ब्लूम, क्रॉथवेल और मसियाने ने दिया था, ठीक है। आप ये दोनों ही याद रखिएगा, इनके स्तर भी याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी मूल्यांकन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? ए है पृष्ठपोषण, बी है शिक्षण, सी है योजना बनाना, डी है पुनः योजना बनाना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? पहले क्या होता है? योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र दिया किसने है? तो एलन ने दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, DW एलन ने दिया है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ठीक है। और इसमें योजना बनाना पहला योजना बनाना, दूसरा आता है शिक्षण, तीसरा पृष्ठपोषण,
फिर चौथा आता है पुनः योजना बनाना, पांचवा है पुनः शिक्षण, और छठवां हो जाएगा पृष्ठपोषण। छठवां क्या हो जाएगा? पृष्ठपोषण। ठीक है, तो पहला क्या है? योजना बनाना, दूसरा शिक्षण, तीसरा पृष्ठपोषण, चौथा पुनः योजना बनाना, पांचवा है पुनः शिक्षण और छठवां क्या है? पृष्ठपोषण। ठीक है, तो ये है शिक्षण जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, जिसमें पहली कौन सी है वही पूछ रहा है। पहली क्या थी? मैंने बताया योजना बनाना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, योजना बनाना है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? योजना बनाना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसने दिया है इसे? एलन ने दिया। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? एलन माने जाते हैं। और सबसे पहली बार इसे कहाँ शुरू की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहाँ शुरू किया गया था? तो वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया गया था। भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? वी.के. पासी। भारत में कौन है? वी.के. पासी। ठीक है, इसके जनक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है, सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए यूज किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण, तो ये अध्यापकों के प्रशिक्षण में यूज किया जाता है। ठीक है, अध्यापक का इसके द्वारा प्रशिक्षण किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, योजना बनाना पहला है। तो याद रखिएगा इसको भी, सी, योजना बनाना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक नवजात शिशु में मूलतः प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ए है इदम, बी है अहम, सी है पराहम, डी है कोई नहीं। एक नवजात शिशु में मूलतः प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, कौन सी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इदम। कौन सी पाई जाती है? इदम। इदम क्या होता है? इसमें बालक क्या करता है? शिशु सोचता है कि हर चीज़ उसके मन का होना चाहिए। ठीक है, वो अपनी खुशी देखता है, दूसरे की खुशी को नहीं ध्यान देता है। ठीक है, बस केवल अपनी खुशी चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इदम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ए है वाटसन, बी है पियाजे, सी है लेवाइगोस्की, डी है विलियम वुंट। तो व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा वाटसन। कौन माने जाते हैं? वाटसन माने जाते हैं। पियाजे कौन है? तो इन्हें संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक कहते हैं। संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक कौन है? तो वो है पियाजे। ठीक है, लेवाइगोस्की कौन है? तो इन्हें सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का जनक कहते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के जनक लेवाइगोस्की। ठीक है, वुंट कौन है? विलियम वुंट को संरचनावाद का जनक कहते हैं, संरचनावाद का जनक कहते हैं विलियम वुंट को। तो याद रखिएगा सभी को, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्यवहारवाद, वाटसन। ठीक है, ये सभी बहुत ही एग्जाम में आते हैं, आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ए है पियाजे, बी है पेस्टोलॉजी, सी है विलियम जेम्स, डी है एबिंगहॉस। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, पेस्टोलॉजी। कौन कहते हैं? किसी कहते हैं? पेस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का जनक। पियाजे के बारे में बताया मैंने ऊपर ही। विलियम जेम्स, इनको कौन सा जनक कहते हैं? तो विलियम जेम्स को केवल मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक इनको कहते हैं, विलियम जेम्स को। एबिंगहॉस को अधिगम मनोविज्ञान का जनक, अधिगम मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, एबिंगहॉस को कहते हैं। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? ए है आवश्यकता, बी है अंतर्नोद, सी है प्रेरणा, डी है उद्देश्य। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भूख क्या है? अंतर्नोद है। अंतर्नोद या चालक भी कहते हैं इसको, या प्रणोद भी कहते हैं, प्रणोद। ठीक है, प्रणोद भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में से ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, ड्राइव। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? यहाँ पे अंतर्नोद है। अंतर्नोद को या तो अंतर्नोद लिखा आ जाएगा, चालक लिखा जाएगा, प्रणोद आ सकता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो भूख क्या है यहाँ पे? चाहे चालक कह लें, प्रणोद कह लें या अंतर्नोद। ठीक है, तो भूख यहाँ पे अंतर्नोद है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत दिया है। ए है एबिंगहॉस ने, बी है फ्रॉयड ने, सी स्किनर ने, डी हल ने। सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
किसने दिया? आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रायड ने दिया। किसने दिया? फ्रायड ने दिया। ठीक है, सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत फ्रायड ने दिया है। इसे दमन का सिद्धांत भी कहते हैं, दमन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, जिसे फ्रायड ने दिया है, दमन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे फ्रायड ने दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति कोई भी घटना या बात जो है उसे जानबूझकर भूलना चाहता है जो कि उसे दुख देता है। ठीक है, जो घटना या बात व्यक्ति को दुख देता है उसे वह जानबूझ के भूलना चाहता है, इसे ही क्या है? दमन का सिद्धांत कहा है फ्रायड ने। और यह सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत। निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया है? तो एबिंगहॉस ने दिया है। निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया है? एबिंगहॉस ने दिया। या इसे अनअभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनअभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं, अनअभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसीलिए क्या अनअभ्यास है, अगर कोई किसी भी चीज़ को हम अभ्यास नहीं करते हैं तो इसमें उसे क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। ठीक है, यदि अभ्यास ना किया जाए तो उसे हम भूल जाते हैं। इसे ही क्या एबिंगहॉस ने अनअभ्यास का सिद्धांत कहा है या फिर निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहा है। ठीक है, स्किनर किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या आरएस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत को, या अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये स्किनर के सिद्धांत है। हल पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है। या प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, या अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं हल के सिद्धांत को। यथार्थवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, यथार्थवाद का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत भी कहते हैं, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। तो ये सभी हल के सिद्धांत के नाम है, याद रखिएगा आप लोग, कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ए है चेतन मन, बी है अचेतन मन, सी है अर्धचेतन मन, डी है सभी। मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो फ्रायड ने बताया है कि चेतन जो है मन, मस्तिष्क का 10% भाग जो है, 10% भाग क्या होता है? चेतन मन होता है। मस्तिष्क का 90% भाग अचेतन मन होता है। ठीक है, किसने बताया? फ्रायड ने बताया है। और चेतन मन और अर्धचेतन मन में जो है जितने भी विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अचेतन मन से आते हैं। ठीक है, चेतन और अर्धचेतन मन के मन में जो भी विचार आते हैं वो अचेतन मन से आते हैं। ठीक है, अचेतन मन से आते हैं। तो ये फ्रायड ने कहा है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 90% है कौन? अचेतन मन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, अचेतन मन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, वुडवर्थ ने स्मृति के कितने तत्व बताए हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। वुडवर्थ ने स्मृति के कितने तत्व बताए हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितने? 4 तत्व बताए हैं। कितने बताए? 4। पहला क्या? अधिगम, दूसरा धारण, तीसरा क्या है? पुनः स्मरण, और चौथा है पहचान या प्रत्यय विज्ञान। ठीक है, पहचान या प्रत्यय विज्ञान। तो पहला अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान जो है ये वुडवर्थ ने स्मृति के तत्व बताए हैं। कितने? 4 तत्व बताए हैं। तो उसको याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। इस क्रिया को कहते हैं, ए है मोरो, बी है रूटिंग, सी है बेबेंस्की, डी है पामर ग्रास्प। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथों पैरों से उसे क्या करे? पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे मोरो कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरो कहते हैं। ठीक है, रूटिंग किसे कहते हैं? तो जब नवजात शिशु के गाल पर हाथ फेरते हैं तो वो क्या करता है? मुंह खोलने लगता है। ठीक है, गाल फेरने पर नवजात शिशु के चेहरे पर, गाल पर जो है हाथ फेरने पर, गाल पर हाथ फेरने पर क्या होता है? वह मुंह खोलने लगता है। ठीक है, मुंह खोलता है। तो ये रूटिंग कहलाती है। बेबेंस्की किसे कहते हैं? तो जब शिशु के तलवे पर खुजलाया जाता है या फिर हाथ फेरा जाता है तो वो क्या करता है? तलवा जो है उंगली को आगे की तरफ मोड़ता है। ठीक है, तलवे पर हाथ फेरने पर क्या करता है? वो अपनी उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ता है। ठीक है, इसे बेबेंस्की कहते हैं। पामर ग्रास्प किसे कहते हैं? तो जब नवजात शिशु के हथेली पर उंगली रखते हैं तो वो क्या करता है? उसे पकड़ने लगता है। ठीक है, पकड़ लेता है। तो ये पामर ग्रास्प कहता है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा मोरो। क्वेश्चन नंबर 11 है,
चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया है? ए है स्किनर, बी हल, सी है टॉलमैन, डी है कोहलबर्ग ने। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टॉलमैन ने। किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, स्थान अधिगम का सिद्धांत, स्थान अधिगम का सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, और एक दिया है SS यानी उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक उद्दीपक अधिगम सिद्धांत दिया है किसने? टॉलमैन ने दिया है। SS यानी स्टिमुलस यानी उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, आस्थान अधिगम का सिद्धांत और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। तो किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। ठीक है, और ये कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो संज्ञानवादी है। ठीक है, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉलमैन के बारे में। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर किया था। किस पर किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।